Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today we will have some practice questions on different methods of transfer pricing. इसके लिए मैंने चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन की कॉस्ट अकाउंटिंग अ मैनेजरियल एम्फेसिस की बुक में से आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज और प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया है। उनका सॉल्यूशन जो है वो हम लोग आज के लेक्चर के अंदर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, उसका जो है इम्पैक्ट डिविजनल परफॉर्मेंस जो होती है या डिविजनल इनकम जो होती है उसके ऊपर क्या आता है, और जो मैनेजरियल परफॉर्मेंस होती है एक डिवीजन के मैनेजर की, वो किस तरीके से इम्पैक्ट होती है ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग टेक्निक्स। जो डिफरेंट हम मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है या मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग हम ले लेते होते हैं, तो उसको हम लोग करने की और समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ जो है वो प्रॉब्लम शेयर करता हूं और फिर उसके बाद जो हम लोग उसका सलूशन करने की कोशिश करेंगे। हियर इज द प्रॉब्लम, जिसमें here is problem number 21। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट प्राइसिंग टेक्निक्स होती हैं उनको हम लोग किस तरीके से अप्लाई करके सीखने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर उसको यूज करके जो है वो हम डिविजनल परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं। ये हम लोग जो है वो आज के इस एक्सरसाइज के अंदर, जो डिस्कशन के अंदर जो है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। एजेक्स कॉर्पोरेशन हैज 2 डिविजन्स। जो उसके 2 डिवीजन्स हैं, एक माइनिंग डिवीजन है और एक जो है वो उसका आप समझ लें कि मेटल डिवीजन है। और वो एक्सट्रैक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट जिसका नाम है टोल्डाइन, और वो ट्रांसफर करता है, जो माइनिंग डिवीजन है वो हमारे मेटल डिवीजन को ट्रांसफर करता है, और वो जो उसको फर्दर जो है वो प्रोसेस करके जो है वो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, जो कि मार्केट में $150 की बिकती है। ये उसकी फाइनल मार्केट प्राइस है जो कि उस प्रोडक्ट को वो बना रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि पूरे साल के अंदर वो 2 लाख यूनिट जो हैं वो टोल्डाइन के जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, मेटल डिवीजन को वो ट्रांसफर करेंगे, और उनकी जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की है वो है 110% ऑफ फुल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका 110% उसको वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग लेते हैं, मीन वो 10% मार्जिन ऐड करके तो वो प्राइसिंग करते हैं। Unlimited quantities of toluene can be purchased and sold on the outside market at 90 per unit। और जो मार्केट में इस टोल्डाइन जो प्रोडक्ट है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उनकी, ये टोल्डाइन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर हो रही है, तो उसकी जो मार्केट प्राइस है दैट इज 90 पर यूनिट। और ये जो है उन्होंने डेटा हमें प्रोवाइड कर दिया है, मटेरियल कितना है, लेबर कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हैं, और इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की डिवीजन भी उन्होंने बता दी है कि उसमें से 25% फिक्स्ड है माइनिंग डिवीजन के और 75% वेरिएबल है। मीन जो 32 है उसका 25% फिक्स्ड होगा और 75% वेरिएबल होगा। और इसी तरीके से ये इसका जो मेटल डिवीजन है इसकी 25 है, इसमें से 60% फिक्स्ड होगा और 40% जो है वो वेरिएबल होगा। पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम फॉर द माइनिंग एंड मेटल डिवीजन। माइनिंग और मेटल डिवीजन की जो हम लोगों ने ऑपरेटिंग इनकम है इसको कैलकुलेट करना है दोनों डिवीजन के लिए, और ये बेसिकली 2 लाख की उनके पास जो है वो आप समझ लें कि यूनिट्स हैं जो उन्होंने ट्रांसफर करने हैं इसके ऊपर। और 2 अप्रोचेज उन्होंने कहा जी आपने यूज करनी है कि अगर ट्रांसफर प्राइस रखी जाए मार्केट प्राइस,
या फिर अगर ट्रांसफर प्राइस रखी जाए 110% और फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो इन दो प्राइसेस के ऊपर जो हम लोगों ने दोनों डिवीजन्स की जो है वो कैलकुलेट करना है जो इनकी ऑपरेटिंग इनकम है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे। ये एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 20, ये है जी, प्रॉब्लम है 2221 प्रॉब्लम है, और इसमें हम लोगों ने दो डिवीजन्स की क्या करनी है, इनकम कैलकुलेट करनी है। तो चले मैं यहाँ पे दोनों डिवीजन्स की जो है वो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, इनकम स्टेटमेंट। अब इस इनकम स्टेटमेंट में चूंकि हमारे पास दो डिवीजन्स हैं तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे एक डिवीजन है हमारे पास जिसको हम लोग माइनिंग डिवीजन कह रहे हैं, माइनिंग डिवीजन है, और दूसरा हमारे पास जो है वो मेटल डिवीजन है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे इनके अंदर दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन, ऑप्शन वन क्या है? ऑप्शन वन ये है कि ट्रांसफर प्राइस एट मार्केट प्राइस। हम ट्रांसफर प्राइस रख रहे हैं मार्केट प्राइस को, और ऑप्शन टू है ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू 110% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 110% है। ये उनकी दो ऑप्शंस हैं, और सेम यही दो ऑप्शंस हम लोग इस मेटल डिवीजन के लिए भी यूज करेंगे। ऑप्शन वन, दैट इज ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ओके, और दूसरा है जी ट्रांसफर ऑप्शन टू इज, ऑप्शन वन है और ये ऑप्शन टू इज ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू 110% ऑफ फुल कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो दो लॉजिक्स उन्होंने दे दी हैं। मैं यहाँ पे इसको लाइन लगा लेता हूँ, नीचे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखनी है जी सेल्स। अब सेल्स हैं हमारे पास, चूंकि उन्होंने 2 लाख यूनिट जो है वो बनाए हैं, और 2 लाख यूनिट के लिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो माइनिंग डिवीजन है ये इसके लिए ये 2 लाख यूनिट की सेल होगी, और इसके लिए जो है वो प्रोसेस करने के बाद इसकी सेल बनेगी। तो हम पहले माइनिंग डिवीजन वाली जो है वो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाली रिक्वायरमेंट, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग दूसरे डिवीजन की भी कंप्लीट कर लेंगे। तो माइनिंग डिवीजन के लिए 2 लाख यूनिट हैं, और अगर हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो मार्केट प्राइस जो है वो है $90 पर यूनिट। वो जो टोल्डाइन प्रोडक्ट है वो $90 पर यूनिट जो है वो बिकती है। तो ये एट द रेट आ जाएगा 90, और दूसरा क्या है 2 लाख यूनिट हैं, और दूसरी वाली ये वाली जो प्राइस है वो है 110% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो, जो माइनिंग डिवीजन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 60, ये इसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इसका उन्होंने कहा जी 110% आपने करना है, मीन 10% मार्जिन ऐड करके आप लोग क्या कर सकते हो, कॉस्ट प्लस प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये 60 उसकी कॉस्ट है, 10% उसमें आप मार्जिन ऐड करो तो 110% बन जाएगा। 110% के ऊपर आप इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जी कि 110% ऑफ 60 आप जब करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 66। तो एट द रेट जो है वो आपके पास आ जाएगा, उसकी जो प्राइस बनेगी वो आ जाएगी 66। तो यहाँ पे हम लोग एट द रेट 66 ये वाला लिख लेंगे। अब 90 के साथ जब हम लोग 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 मिलियन। 18 मिलियन की ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू आ जाएगा डॉलर्स के अंदर। और इसी तरीके से जब हम लोग 2 लाख को 66 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 66 के साथ, तो ये आ जाएगा 13.2 मिलियन, मीन 1,32,00,000 का रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास इस केस के अंदर। इस तरीके से हम लोग जो है इनका रेवेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और चूंकि ये वाली जो इन मेटल डिवीजन की जो सेल प्राइस होगी वो होगी एट द रेट 150 पर यूनिट। ये जब भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे प्रोडक्ट को,
मीन इधर से जब ये रिसीव करेंगे फिर इसके बाद इसके ऊपर मजीद काम करेंगे और काम करने के बाद उसकी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कितने की बिकती है 150 की 150 पर यूनिट पे। तो हम लोग जब 2 लाख को 150 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका रेवेन्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज यू मस्ट से जो है वो 30 मिलियन का। तो आप लोग इसको जो है वो 30 मिलियन का जो रेवेन्यू है वो इसका आप लोग लिख लेंगे। और इसी तरीके से चूंकि ये ऑप्शन 2 में भी चूंकि ये फाइनल प्राइस है, मेटल डिवीजन की फाइनल प्राइस होगी। हाँ, इसके लिए जो है वो प्राइस होगी ट्रांसफर प्राइस, लेकिन इसके लिए ट्रांसफर प्राइस जो है वो कॉस्ट आएगी। तो यही वाली जो ये वाला जो लाइन है ये हम लोग इसकी कॉस्ट के अंदर शामिल करेंगे जब हम लोग नीचे इसकी कॉस्ट को लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा जी ये 30 मिलियन का इसका रेवेन्यू है। और ये कैसे आया है, 150 को जब आप 2 लाख से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 30 मिलियन आ जाता है। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग-अलग भी बना सकते हैं। मैं चूंकि एक ही पेज के ऊपर बना रहा हूं इसलिए आप लोग इसको अलग-अलग भी आप लोग जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसकी सेल्स अलग लिख दें, मीन के इतना वाला जहां पे मैंने लाइन लगाई है ये वाला पोर्शन आप एक दफा बना लें और फिर ये वाला पोर्शन आप दूसरी दफा बना लें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब 2 लाख का फिर उसी तरीके से जो है वो 30 मिलियन आ जाएगा इसका, इस लिहाज से इसका जो है वो रेवेन्यू अगर हम लोग ये वाली भी लेते हैं ऑप्शन। तो अब ये याद रखिएगा ये ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑप्शन है, ये फुल टोटल एंड प्राइस की ऑप्शन नहीं है। ओके, अब इसके बाद जब हम लोग इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट, जब आप कॉस्ट को लेस करते हैं तो कॉस्ट में से पहले आएगी वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे पास हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो आप जरा गौर करें कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल उसकी कॉस्ट है, इस माइनिंग डिवीजन की टोटल कॉस्ट है 60, जिसमें से ये जो 32 की कॉस्ट है इसमें 2 चीजें शामिल हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो हम लोग अगर 32 का 75% ले लेंगे तो वो वेरिएबल हो जाएगी, या फिर 32 में से 25% माइनस कर देंगे तो बाकी 75 रह जाएगी, वो वेरिएबल आ जाएगी। इसलिए अगर हम लोग 12, 16 और 32 का 75% लेके भी करेंगे तो टोटल आ जाएगी हमारे पास जो भी कॉस्ट आएगी। तो आसान तरीका क्या है कि 60 में से अगर हम 32 का जो है वो 25% माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं इसकी कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूं। मैं यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं जी कि ये है वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगी, 60 उसकी टोटल कॉस्ट है माइनस इसमें से जो फिक्स कॉस्ट है FOH है इसके, जो मेरे क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है वो है जी हमारे पास 32 का 25% मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं करूंगा जी 32 का 25% जो है वो मैं माइनस कर देता हूं तो ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब 60 में से 32 का 25% में अगर माइनस करूंगा तो 60 माइनस इन दोनों को जब मैंने किया तो ये 8 आ जाता है और ये बराबर आ जाएगी मेरे पास 52 पर यूनिट जो है वो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। किस सूरत में, इस माइनिंग डिवीजन की सूरत में। तो माइनिंग डिवीजन की 52 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, इसको मैं 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास जो है वो इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। मैंने 2 लाख को 52 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 10.4 मिलियन, मीन 1 करोड़ 4 लाख की अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ गई इस हवाले से, जो कि वेरिएबल कॉस्ट थी माइनिंग डिवीजन की। और यही वाली सेम कॉस्ट जो है वो इधर भी रिपीट हो जाएगी, क्योंकि दोनों में सेम रहनी है। तो ये भी मेरे पास जो है वो 1,400,000 या 1 करोड़ 4 लाख की अमाउंट जो है वो इस जगह पे भी आ गई 10.4 मिलियन। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इसकी नेक्स्ट करते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट यहाँ पे की है 8, तो ये मैं लिखूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 200,000। 8 को जब इससे किया तो ये आ जाएगा जी 16 लाख, या मैंने इसको 16 लाख और इधर भी मैं लिख दूंगा 16 लाख। जब मैंने इन दोनों को टोटल किया तो ये मेरे पास आ जाएगा जी
16 लाख और 1 करोड़ 4 लाख, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 करोड़ 20 लाख। $12 मिलियन की कॉस्ट आ गई मेरे पास जी यहाँ पे 12 मिलियन, और इसी लिहाज से यहाँ पे भी 12 मिलियन की कॉस्ट आ गई मेरे पास जी। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, इन दोनों को मैंने जब प्लस किया तो ये मेरे पास ये वाली कॉस्ट आ जाएगी। अब जब मैं टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यूज में से माइनस करूंगा, ये टोटल रेवेन्यूज हैं, ये टोटल कॉस्ट है, इनमें से इसे माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा जी टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यूज में से टोटल कॉस्ट को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा जी डिविजनल प्रॉफिट, डिविजनल इनकम। अब ये डिविजनल इनकम आ गई, ये मैं 18 मिलियन में से 12 मिलियन निकालूंगा तो ये आ जाएगा जी 6 मिलियन। ये 6 मिलियन की इसकी जो है वो डिविजनल इनकम आ गई। इस सूरत में जब हम लोग ट्रांसफर प्राइस रखते हैं 90 पर यूनिट, और अगर हम लोग ट्रांसफर प्राइस रखते हैं फिक्स कॉस्ट या टोटल कॉस्ट का 110%, तो फिर 66 आती थी। उसके ऊपर हमारा जो बनती है डिविजनल इनकम, वो बनता है जी हमारे पास 1 करोड़ 32 लाख में से 1 करोड़ 20 लाख निकालेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 12 लाख, मीन 1.2 मिलियन की जो है वो हमारे पास इस जगह पे इस तरह से ये वाली कॉस्ट आ गई है। तो इस तरीके से आप माइनिंग डिवीजन के लिए दोनों ऑप्शंस की सूरत में जो हमारा डिविजनल इनकम आती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बात जी कि इस मेटल डिवीजन के लिए हम लोगों ने जैसे रेवेन्यू लिखा था कि ये 2 लाख यूनिट हैं और ये मेटल डिवीजन ये 2 लाख यूनिट 150 का 1 यूनिट बेचेगा, तो 2 लाख यूनिट जरब 150 करेंगे तो ये आ जाएगा 30 मिलियन का रेवेन्यू आ जाएगा। अब इसकी जब हम लेस इसमें से कॉस्ट करेंगे तो इसकी जो पहले वाली कॉस्ट आएगी वो आएगी यहाँ पे आप समझ लें कि जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो भी इसकी एक कॉस्ट होगी। तो जो ट्रांसफर प्राइस हमने यहाँ पे इसकी एज अ रेवेन्यू लिखा था वो इसकी एज अ कॉस्ट भी आ जाएगी। तो जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी उसमें एक तो वो वेरिएबल कॉस्ट है जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है इस डिवीजन की, जैसे कि 6 है 20 है और 25 का जो ये 40% है, ये भी इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। प्लस इसके अलावा जो इसने जब जो रिसीव किए थे यूनिट्स, ट्रांसफर हुए थे जब यूनिट्स, तो उनके साथ भी ये अपनी ट्रांसफर प्राइस भी लेके आए थे, तो वो भी उसकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर शामिल बनेगी, वो उसकी परचेजिंग कॉस्ट होगी। तो वो जो ट्रांसफर प्राइस है वो उसकी परचेजिंग कॉस्ट बनेगी, मीन इसका ये रेवेन्यू होगा तो इसकी ये कॉस्ट होगी। तो हम लोग ये सेम जो है वो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये रिपीट करेंगे ये वाली अमाउंट्स भी। तो ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं 18 मिलियन लिख लेता हूँ इसकी वेरिएबल कॉस्ट में। एक तो 18 मिलियन है जो कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेम इसका भी जो 13.2 मिलियन जो है वो भी हम लोग जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ये ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो हमारी इसका रेवेन्यू होगा और इस डिवीजन की ये वाली जो है वो कॉस्ट होगी। अब इसके अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट शामिल होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं कैलकुलेट करने का तरीका आपको यहाँ पे जो है वो समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ, या मैं इसको जो है वो वर्किंग के तौर पे आगे ले जाता हूँ। तो वेरिएबल कॉस्ट ये देखें जरा गौर से आप लोग, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिखने जा रहा हूँ कि आप ये देखें जी हमारे पास जो टोटल कॉस्ट उन्होंने दी हुई है मेटल डिवीजन की वो है 51। अब 51 में से 25 उसकी ओवरहेड्स हैं और उसका जो है वो 60% फिक्स्ड है, तो 25 का 60% हम माइनस कर देंगे 51 में से, तो हमारे पास जो वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे है जी 51, उसमें से चले मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता, मैं नीचे लिखता हूँ जी 51, उसमें से मैंने क्या किया करना है 25 का 60% जो है वो मैंने माइनस कर देना है। तो ये मेरे पास आ जाता है 51 में से 25 का 60% मानूंगा, 51 माइनस 25 का 60% करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आ जाता है जी 15
और जब मैं 51 में से 15 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी जी 36 पर यूनिट। तो ये इस तरीके से 36 पर यूनिट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आती है। अब ये 36 पर यूनिट को जब मैं 2 लाख के यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस डिवीजन की जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगी 36 मल्टीप्लाई बाय 200,000, तो ये आ जाएगा जी 72 लाख की, 7.4 मिलियन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 72 लाख, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा जी 72 लाख। ये 7.2 मिलियन की कॉस्ट आ गई। अब आप जरा गौर करें कि इसकी वेरिएबल कॉस्ट इसकी सिर्फ एक ही है जो कि इसने इसके ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट लगाई है, लेकिन इसकी वेरिएबल कॉस्ट दो हैं। एक वो जो इसने पहले इनसे जो प्रोडक्ट रिसीव की थी उसकी जो ट्रांसफर प्राइस थी वो इसकी भी वेरिएबल कॉस्ट थी, और प्लस इसके अलावा जो उसने इसके ऊपर वेरिएबल एक्सपेंसेस किए हैं वो आ जाएगी। इसलिए इनकी जो दोनों कॉस्ट मिलके इसकी वेरिएबल कॉस्ट बनेगी। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है या हमने लिखा है, उसमें एक चीज शामिल है जो है दैट इज ट्रांसफर प्राइस, जिसके ऊपर उसने परचेज की है, ट्रांसफर किए हैं यूनिट्स, और दूसरी क्या है उसने जो भी उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट लगाई है, और प्लस इसके बाद इसकी जो तीसरी आती है वो फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 15 है। तो जब आप लोग 2 लाख को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जो है वो 3 मिलियन का मीन 30 लाख की अमाउंट आपके पास जो है वो ये आ जाएगी, और 30 लाख ही आप यहाँ पे भी लिख देंगे। जब आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे 2 लाख के साथ तो आपके पास जो है वो ये 30 लाख की अमाउंट आ जाएगी। इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, इसकी जो है वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप लोग इन सब को प्लस करोगे 18 मिलियन, 7.2 मिलियन और 3 मिलियन को, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी इसके जो मेटल डिवीजन की ये आ जाएगी जी 28.2 मिलियन। 28.2 मिलियन की कॉस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी, मीन 2,82,00,000 हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी। और जब हम लोग इन सब को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 23.4 मिलियन, मीन हमारे पास 2,34,00,000 की कॉस्ट इधर आ जाएगी। आप इसको जो है वो अंडरलाइन कर लेते हैं। और जब आप लोग रेवेन्यूज में से ये वाली कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आपके पास डिविजनल इनकम आ जाएगी। तो आप लोग 30 मिलियन में से 28.2 मिलियन जब आप माइनस करते हैं तो इसकी जब जो आएगी वो इनकम वो आ जाएगी जी 18 लाख की। तो ये वाला जो डिवीजन है वो अगर ये वाली ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑप्शन इस्तेमाल करता है तो इसकी इनकम बनती है 18 लाख की, और अगर ये वाली जो ऑप्शन इस्तेमाल करता है तो फिर आप लोग 30 मिलियन में से 23.4 मिलियन को जब आप माइनस करोगे तो ये 66 लाख की अमाउंट जो है वो इस तरह से इस सूरत में इसकी इनकम जो है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दोनों डिवीजन्स की इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो। ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है वो सिंगल लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको दो अलग-अलग से भी फॉर्मुलेट कर सकते हो, अलग-अलग से भी इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप अलग-अलग से भी बना सकते हो। और इनकी कैलकुलेशन क्या है, ये वाली जो मैंने की है, ये 2 लाख यूनिट बेचे हैं 150 के ऊपर, 2 लाख को 150 पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 30 मिलियन का। फिर उसके बाद मैंने इसकी जो रेवेन्यू है वो इसकी कॉस्ट बनती है तो मैंने इसको वेरिएबल कॉस्ट के अंदर शामिल कर दिया। तो ये 18 मिलियन इसकी जो है वो ट्रांसफर प्राइस है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। इस लिहाज से, इस ऑप्शन के लिहाज से ये 13.2 मिलियन इसकी बनती है वो ट्रांसफर प्राइस। फिर उसके बाद इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है। टोटल कॉस्ट है 51, उसमें से 25 जो है वो ओवरहेड्स हैं, और ओवरहेड्स का 60% फिक्स्ड है। तो जब मैंने 25 का 60% जो है वो माइनस किया 51 में से तो वो बनता है 15। तो 51 में से 15 माइनस किया तो बाकी रह गई 36, तो 36 उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 लाख के साथ तो मेरे पास जो है वो ये अमाउंट आ गई जी इसके बाद 72 लाख की, और यहाँ पे आ जाएगी जी मेरे पास यहाँ पे भी 72 लाख की। और फिर फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है, वो 15 पर यूनिट है, और 15 को जब मैंने 2 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास जो है वो 30 लाख आ गया, और इधर भी मैं 30 लाख लिख दूंगा। इन तीनों को जब मैं प्लस करूंगा, इन तीनों अमाउंट्स को, तो ये मेरे पास जो है वो 2,82,00,000 आ गया, और इसी तरीके से 2,34,00,000 आ गया। और जब मैंने रेवेन्यूज में से इस वाली टोटल कॉस्ट को माइनस किया तो ये 18 लाख आ गया।
और जब मैंने इस रेवेन्यूज में से इसको टोटल कॉस्ट को माइनस किया तो ये मेरे पास 66 लाख आ गया। मीन इस लिहाज से मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं नंबर 1 ऑप्शन दैट इज ट्रांसफर प्राइस एट मार्केट प्राइस, तो फिर मेरे जो माइनिंग डिवीजन की इनकम है वो आती है 60 लाख, और जो मेटल डिवीजन की इनकम आती है 18 लाख। और अगर मैं ये ऑप्शन इस्तेमाल करता हूं ट्रांसफर प्राइस को बराबर रखता हूं 110% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के, तो वो आती है 66 पर यूनिट। अगर इस पे करता हूं तो इस डिवीजन की जो प्रॉफिट आती है वो आती है जी 12 लाख, और मेटल डिवीजन का जो प्रॉफिट आता है वो आता है जी 66 लाख। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो हमारी इस तरीके से पूरी हो जाती है कि हम लोगों ने दोनों डिवीजन्स की दोनों ऑप्शंस के ऊपर इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, और उससे हमने ये देखना था कि एक डिविजनल इनकम जो है वो हमारी कितनी कितनी आती है। तो ये बेसिकली थोड़ी सी वर्किंग्स हैं जो मैंने साइडों के ऊपर और नीचे जो है वो शो की हुई है। बाकी जो कैलकुलेशंस हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बात इसके रिक्वायरमेंट नंबर 2 के ऊपर। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में उन्होंने हमें क्या कहा, तो उन्होंने कहा जी कि आप दोनों मैनेजर्स का आप क्या करो, बोनस कैलकुलेट करो। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ बोनस ऑफ द मैनेजर, मैनेजर्स का बोनस कैलकुलेट करना है। अब पहला कौन सा है जी, हमारे पास माइनिंग डिवीजन है, और दूसरा जो हमारे पास जो है वो है मेटल डिवीजन। ओके, अब उसमें ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 में हमारे पास जो इनकम आ रही है डिविजनल इनकम, वो ऑप्शन 1 की जो डिविजनल इनकम थी वो है हमारे पास इस सूरत में जो हमने अभी कैलकुलेशंस की है वो है 60 लाख, और ऑप्शन 2 है 12 लाख। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है जी हमारे पास 60 लाख और ये है हमारे पास जी 12 लाख। इसी लिहाज से हमने ऑप्शन मेटल डिवीजन की इन्हीं दो ऑप्शंस में जो हमने इनकम्स कैलकुलेट की हैं वो क्या है जी 18 लाख और 66 लाख। तो ये भी हम लिख लेते हैं। इसकी है जी 18 लाख और इसके तहत है जी 66 लाख। ये हमारे पास इनकम आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं जी, बोनस एट द रेट 1%। 1% के लिहाज से इसका बोनस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1%, 60 लाख का 1% बनता है 60,000, और 12 लाख का 1% बनता है 12,000। इसी तरीके से 18 लाख का 1% बनता है 18,000, और 66 लाख का 1% बनता है 66,000। ये हम लोगों ने इनका बोनस कैलकुलेट कर लिया। इन जो भी इनकम्स हम लोगों ने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कैलकुलेट की थी उसकी बेसिस के ऊपर जब हम लोगों ने ये बोनस कैलकुलेट कर लिए हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने ये देखना है कि इस डेटा की बेस के ऊपर जो मैनेजर होंगे वो किस प्राइस को, किस ट्रांसफर प्राइसिंग टेक्निक को प्रेफर करेंगे। अगर हम माइनिंग डिवीजन के मैनेजर की बात करें तो वो उस प्राइसिंग को क्या करेगा, प्रेफर करेगा जिसमें उसका बोनस ज्यादा बनता है। सो हम लोग जब विच टेक्निक ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग विल बी प्रेफर्ड बाय मैनेजर्स, अगर तो हम माइनिंग डिवीजन के मैनेजर की बात करते हैं, माइनिंग डिवीजन मैनेजर will prefer transfer price equal to market price। वो मार्केट प्राइस को प्रेफर करेगा बिकॉज इट जनरेट 6 million profit, 6 million divisional profit, and
60,000 मैनेजरियल बोनस, मैनेजर्स बोनस, इसलिए वो इसको प्रेफर करेगा। और जब हम लोग बात करते हैं मेटल डिवीजन की, तो मेटल डिवीजन मैनेजर विल प्रेफर, कौन सा जी प्रेफर करेगा? वो करेगा प्रेफर ऑप्शन नंबर 2, मीन विल प्रेफर ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू 110% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिकॉज it generates divisional profits of 66 million, sorry 6.6 million, 66 lakh, या इस तरह से कह लें 66 लाख का प्रॉफिट जो है वो ये जनरेट करेगा, एंड अ बोनस टू मैनेजर इक्वल टू 66,000, और 66,000 का जो है वो मैनेजर को जो है वो बोनस जो है वो जनरेट करेगा। तो वो बेसिकली क्या है, मेटल डिवीजन का मैनेजर जो है वो ऑप्शन 2 को प्रेफर करेगा, मीन जो 110% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ट्रांसफर प्राइस रखने वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेगा, उसको प्रेफर करेगा। और जो मैनेजर, जो माइनिंग डिवीजन का मैनेजर है वो ऑप्शन 1 को, विच इज ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस जो है वो उसको प्रेफर करेगा, क्योंकि उनके जो रिस्पेक्टिव बोनसेस हैं वो इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर मैक्सिमम जो है वो कैलकुलेट हो रहे हैं। अब इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 3 हमें क्या कहा गया है वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट नंबर 3 में बताया गया है कि आपने देखना है कि व्हाट आर्गुमेंट्स would Brian Jones, manager of mining division, make to support transfer pricing method that he prefer? जो ब्रायन जॉन्स है जो कि मैनेजर ऑफ माइनिंग डिवीजन है, वो प्रेफर करता है मार्केट प्राइस एज अ ट्रांसफर प्राइस। तो बताएं कि वो क्या आर्गुमेंट दे सकता है इसको सपोर्ट करने के लिए, इस सपोर्ट में कि भाई जो मार्केट प्राइस है वही एज अ ट्रांसफर प्राइस जो है वो सेट की जाए। तो उसके लिए हम लोग जो है वो इसके ऑप्शन के, इसके आंसर के कुछ पॉइंट्स जो है वो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। मैनेजर ऑफ माइनिंग डिवीजन विल प्रेफर, क्या है जी, ट्रांसफर प्राइस which is the market price, because वो क्यों कर रहा है? नंबर 1 पॉइंट, पहली बात तो ये है कि एक तो बिकॉज द competitive market is available। अब चूंकि competitive market is available and unlimited units can be sold and purchased। अनलिमिटेड यूनिट सेल भी किए जा सकते हैं और परचेज भी किए जा सकते हैं। इस वजह से चूंकि कंपेटिटिव मार्केट भी अवेलेबल है, तो अब जब कंपेटिटिव मार्केट अवेलेबल हो और अनलिमिटेड यूनिट्स को बेचा और सेल भी किया जा सकता हो, इन दिस सिचुएशन मार्केट प्राइस एज अ ट्रांसफर प्राइस इज क्या करती है, promotes goal congruence।
ये गोल कॉन्ग्रेंस को प्रमोट करती है। जो मैंने आपको पहले बताया कि ओवरऑल कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो गोल कॉन्ग्रेंस की है वो इसको प्रोवाइड करता है। और जब परफेक्ट मार्केट हो, कंपेटिटिव मार्केट हो और उसके अंदर अनलिमिटेड सप्लाई और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हो, तो फिर हमें जो है वो मार्केट प्राइस को एज अ ट्रांसफर प्राइस यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, गोल कॉन्ग्रेंस जो है वो प्रमोट होता है। और जब भी डिवीजन मैनेजर जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में जो है वो काम करना चाह रहे होते हैं, और बिकॉज मैनेजर्स हैज टू वर्क in best interest of the company, so they should opt that option which gives maximum profit to the company and promotes goal congruence. गोल कॉन्ग्रेंस को जो प्रमोट करती है, दैट्स वाई मार्केट प्राइस एज ट्रांसफर प्राइस शुड बी यूज्ड। वो इस स्पोर्ट में ये एक आर्गुमेंट कर सकता है कि चूंकि अनलिमिटेड मार्केट भी अवेलेबल है और मार्केट प्राइस भी अवेलेबल है, मार्केट कंपेटिटिव भी है, और जो मार्केट प्राइस होती है वो गोल कॉन्ग्रेंस को भी प्रमोट करती है, इसलिए इस प्राइस को जो है वो कंपनी को सेट करना चाहिए फॉर ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन। ओके, अब इसके बाद वो और बात क्या कर सकता है कि इफ प्राइस या ट्रांसफर प्राइस इज सेट बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट, that is 110% of मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर फुल कॉस्ट का मार्जिन बेस जो है वो अगर हम कॉस्ट जो प्राइस सेट करते हैं, द मैनेजर ऑफ माइनिंग डिवीजन, जो माइनिंग डिवीजन है, विल नॉट फोकस ऑन कॉस्ट कंट्रोलिंग। वो कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मेरी जितनी भी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर मुझे 10% मार्जिन मिल जाएगा और मैंने वो वाली प्राइस चार्ज कर देनी है। अब वो कॉस्ट को क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब उसको पता है कि मुझे मार्केट प्राइस मिलनी है और मेरी कॉस्ट कम से कम होगी और प्राइस जो है वो उसका प्राइस का और कॉस्ट का डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा होगा, तो उसका मार्जिन ज्यादा से ज्यादा होगा, उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इसलिए अगर उसकी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग टेक्निक यूज करते हैं तो वो मैनेजर जो है वो लेजी हो जाएगा, वो कॉस्ट को कंट्रोल करने पे फोकस ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कंपनी है उसकी जो गोल कॉन्ग्रेंस है वो वाली जो है वो अचीव नहीं होगी, विच विल नॉट प्रमोट गोल कॉन्ग्रेंस। क्योंकि अगर वो कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेगा तो ओवरऑल कंपनी का नुकसान हो जाएगा, और जब ओवरऑल कंपनी का नुकसान होगा तो जाहिर है गोल कॉन्ग्रेंस अचीव नहीं होगी। तो इसलिए वो ये आर्गू कर सकता है कि भाई कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को ये बेसिकली वो समझाने की ये कोशिश कर रहा है कि अगर आप भाई ट्रांसफर प्राइस को मार्केट प्राइस पे सेट करोगे तो उसमें कंपनी का फायदा है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप कॉस्ट प्लस प्राइस के ऊपर सेट कर दोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा,
उससे क्या हो जाएगा जी, मैनेजर की सरदर्द नहीं रहेगी, उसको पता है जो भी कॉस्ट आएगी उसको उसका 10% उसको मार्जिन मिलेगा और वो उसको जो है वो सेट कर लेगा। तो इसलिए उसकी जो कंट्रोलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट है वो इम्पैक्ट कर जाएगी, वो वाली जो है वो जो है इफेक्ट होगी और वो कॉस्ट को कंट्रोल करने के ऊपर फोकस नहीं करेगा। सो दीज आर द पॉजिटिव arguments which can be given in favor of setting of transfer price, market price as a transfer price। इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब जो है वो आप लिख सकते हैं और आप उसको जो है वो कह सकते हैं। Okay, let's move to another question। हम लोग मैं आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करने जा रहा हूं। Here is the problem। यहाँ पे हमने इफेक्ट ऑफ ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड ऑन डिविजन्स ऑपरेटिंग इनकम। डिवीजन की जो ऑपरेटिंग इनकम है इसके ऊपर जो ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड के जो इम्पैक्ट आता है, ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है। बिल्कुल उसी तरह का जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी तरीके से मिलता जुलता सवाल है। ये भी हम लोग उसी तरीके से ही करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था। तो ये मैं सवाल आप लोगों के साथ जो है वो इसका सोल्यूशन आपके सामने करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। Canberry cargo Crango Products is a Canberry operative that operates two division। ये दो डिवीजन है उनके, a harvesting division and a processing division। इनके पास एक हार्वेस्टिंग डिवीजन है और एक प्रोसेसिंग डिवीजन है। एक जो है वो क्या करता है, जो क्रैनबेरीज हैं उनको हार्वेस्ट करता है, मीन उगाता है और उसको जो है वो हार्वेस्ट करने के बाद जो दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर करता है, दैट इज प्रोसेसिंग डिवीजन। Currently all of the harvesting's output is converted into cranberry juice by processing division। और जो जितनी भी कैनबेरीज हैं, क्रैनबेरीज हैं, वो सारी की सारी जो है वो प्रोसेस होके जो है वो उसको क्रैनबेरी जूस में जो है वो कन्वर्ट किए जाते हैं। एंड द जूस इज सोल्ड टू लार्ज बेवरेजेस कंपनीज दैट प्रोड्यूसेस कैनबेरी जूस ब्लेंड्स। और उस जूस को जो है वो लार्ज जो भी बेवरेजेस कंपनीज हैं उनको बेचा जाता है। The processing division has a yield of 500 gallons of juice per 1000 pound of cranberries। जो प्रोसेसिंग डिवीजन है वो 500 गैलन्स बनाता है 1000 पाउंड ऑफ क्रैनबेरीज में। मीन 1000 पाउंड ऑफ क्रैनबेरी को जब वो प्रोसेस करते हैं तो उसमें से 500 गैलन्स जो हैं उनको जूस हासिल होता है। कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस डाटा फॉर द टू डिविजन्स आर एज फॉलोज। जो उनकी कॉस्ट और मार्केट डाटा है वो हमें दिया गया है। वेरिएबल कॉस्ट पर पाउंड, ये चूंकि पाउंड्स में बेचते हैं तो इसलिए इनकी प्राइस पाउंड्स में है। ये वाले जो है वो बेसिकली गैलन्स में बेचते हैं तो इसलिए इनकी जो प्राइस है या जो उनकी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो गैलन्स में है। ओके, ये वेरिएबल कॉस्ट पर पाउंड ऑफ क्रैनबेरीज वो है 0.10, फिक्स कॉस्ट पर पाउंड ऑफ क्रैनबेरीज वो है 0.25 और सेलिंग प्राइस पर पाउंड ऑफ क्रैनबेरीज इन आउटसाइड मार्केट इज 0.60। मीन परफेक्ट जो कंपेटिटिव मार्केट है, मार्केट में क्रैनबेरीज को हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये वाला डिवीजन जो है वो मार्केट से क्रैनबेरीज को खरीद भी सकता है। ओके, फिर उसके बाद ये है कि वेरिएबल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर गैलन ऑफ जूस प्रोड्यूस्ड। ये जितना जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं ये उनकी जो है वो कितनी कॉस्ट है, ये यहाँ पे हमें गिवन है, दैट इज 0.2 पर गैलन। और फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट पर गैलन है 0.4 और सेलिंग प्राइस पर गैलन है 2.10। तो याद रखिए कि ये वाला जो यूनिट है इसके ये पाउंड्स हैं और इसके यूनिट्स जो है वो गैलन्स हैं, ये दोनों में फर्क है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमने क्या मालूम क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूट क्रैंगोज ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम हार्वेस्टिंग 400,000 pounds of cranberries during June 2012 and processing them into juice। ओके, कहता जी हमने इनकम कैलकुलेट करनी है ओवरऑल कंपनी की।
ओवरऑल कंपनी अगर 400,000 पाउंड जो है वो क्रैनबेरीज को प्रोसेस करते हैं और उसको जो है वो बेचते हैं, तो हमें जो है उनकी इनकम कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो इनकम ऑफ द कंपनी जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, कि वो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ये मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। ओके जी, दिस इज प्रॉब्लम 22 30 प्रॉब्लम है हमारे पास, और हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। जो है वो क्या कंपनी का नाम है, मैं एक मिनट देख लेता हूं जी। यहाँ पे क्रैंगोज कंपनी है, क्रैंगोज इनकॉर्पोरेशन, हम लोग उसका नाम लिख लेते हैं जी, क्रैंगोज इनकॉर्पोरेशन, और उसकी हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स। अब चूंकि ये सेल जो हैं वो क्या करते हैं, जो भी उनकी जो पाउंड्स ऑफ क्रैनबेरीज हैं या उनकी जो सेल्स या रेवेन्यूज हैं वो आती हैं जूस के बेचने से। तो यहाँ पे वो बेसिकली क्या लिखेंगे, गैलन्स ऑफ जूसेस को जो वो बेच रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि हाउ मेनी गैलन्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 400,000 पाउंड्स ऑफ क्रैनबेरीज, क्योंकि जहां पे हम लोगों ने क्या लिखना है, रेवेन्यूज कैलकुलेट कैसे करने हैं, गैलन्स ऑफ जूस मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अब गैलन्स ऑफ जूस कितने हैं, यहां पे मैं लेफ्ट साइड के ऊपर जो वर्किंग कर लेता हूं इसकी। देखें जी, गैलन्स ऑफ जूस, गैलन्स ऑफ जूस कैलकुलेट करने के लिए वो ये कहते हैं जी कि जितने भी वो करेंगे, उसका नाम है प्रोसेस क्रैनबेरीज को, उसके मुताबिक उनके जो है वो गैलन्स ऑफ जूस बनेंगे। तो हम लोग जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट में देख अपने जो डाटा है उसमें से देख लेते हैं। वो कहते हैं 400,000 पाउंड्स ऑफ क्रैनबेरीज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं 400,000 पाउंड्स ऑफ क्रैनबेरीज। अब उनमें से वो कितने आगे शिफ्ट ट्रांसफर करते हैं ये हम देख लेते हैं कि उन्होंने कितना जो है वो ट्रांसफर किया है और कितना उन्होंने प्रोसेस किया है या इन्होंने कितना मार्केट में बेच दिया है। ओके जी, अच्छा जी, यहां पे हमने कहा जी कि क्रैनबेरीज हार्वेस्टेड 4 लाख पाउंड जो है वो क्रैनबेरीज को हार्वेस्ट किया उन्होंने, 4 लाख पाउंड। ओके जी, और वो ये कहते हैं जी कि 1000 पाउंड्स को वो हार्वेस्ट करते हैं तो उनको मिलता है 500 जो है वो गैलन्स, 500 गैलन्स ऑफ जूस उनको मिलता है अगर वो 1000 पाउंड्स को हार्वेस्ट करते हैं। मीन अगर 1000 पाउंड वो क्रैनबेरीज को क्रश करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उनके पास 500 गैलन जो है वो मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो परसेंटेज आप निकालने के कितने परसेंट उनको जो है वो उसमें से जूस मिलता है। तो आप देखिए जी 500 डिवाइडेड बाय 1000 आप करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा जी 50%। इट मीन्स के 50% उनकी आउटपुट होती है। अगर वो 400,000 पाउंड जो हैं वो शामिल करते हैं, क्रैनबेरीज हार्वेस्ट करते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं, तो उनके पास जो गैलन्स ऑफ जूस जो हासिल होगा वो बराबर होगा 400,000 मल्टीप्लाई बाय 50%।
मीन 400,000 का 50%, तो ये 2 लाख गैलन जो है वो उनको क्या मिलेगा, जूस मिलेगा, जो कि हमारी फाइनल रिक्वायरमेंट है। मैं दोबारा से समझा देता हूं कि उन्होंने 4 लाख पाउंड जो है वो बेरीज को हार्वेस्ट किया है, और उनका जो प्रोसेस है वो क्या करता है, 1000 पाउंड के ऊपर 500 गैलन जूस देता है। तो अगर हम लोग उसकी जो है वो यील्ड कैलकुलेट करें, ये यील्ड है या आप इस तरह के आउटपुट अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आउटपुट परसेंटेज है। मीन इतने परसेंट जो है वो अगर इनपुट लगाते हैं, बेरीज लगाते हैं, तो इतने परसेंट उनको जो है वो जूस हासिल होता है। तो हम कहते हैं जी 4 लाख पाउंड अगर वो बेरीज लगाएंगे तो उनको जो जूस हासिल होगा वो होगा 2 लाख गैलन्स का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी 2 लाख गैलन्स उनको जूस हासिल हो रहा है, और वो जो मार्केट में बिकता है जूस, उसकी उन्होंने हमें प्राइस गिवन है, दैट इज 2.10 पर गैलन प्राइस हमें उन्होंने दे दिया 2.1। तो ये इसके साथ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 2.10। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा, दैट इज 4,20,000, 4,20,000 का मेरे पास रेवेन्यू आ गया। अब इसमें से मैं लेस कर लेता हूं कॉस्ट। जब मैं कॉस्ट को लेस करूंगा तो सबसे पहले इसमें ना 2 तरह की कॉस्ट हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो 2 डिवीजन्स हैं कंपनी के, ओवरऑल कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हार्वेस्टिंग डिवीजन्स की डिवीजन की जो कॉस्ट्स हैं, हार्वेस्टिंग डिवीजन की जो कॉस्ट है वो है एक तो वेरिएबल और दूसरी है फिक्स्ड। अब इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है पर पाउंड। इन्होंने 4 लाख पाउंड जो है वो क्या किए हैं, बेरीज बनाई हैं, मल्टीप्लाई बाय पर पाउंड इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर पाउंड इज 0.10, जो ये हमारे पास जो वो मौजूद है। इसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 0.10 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरे पास आ जाएगा जी 40,000, ये वाले पास मेरे पास 40,000 की ये वाली कॉस्ट आ गई। उसके बाद फिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिक्स भी उन्होंने कहा जी 4 लाख पाउंड हैं, मल्टीप्लाई बाय फिक्स कॉस्ट पर पाउंड दी गई है हमें 0.25, ये भी हमें क्वेश्चन में हमारे टेबल में गिवन है। जब मैंने 0.25 से 4 लाख को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 1 लाख की ये वाली कॉस्ट आ गई, और जब मैंने इन दोनों को टोटल किया तो 1,40,000 की मेरे पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ गई, किसकी, हार्वेस्टिंग डिवीजन की। फिर उसके बाद मैं प्रोसेसिंग डिवीजन की कॉस्ट की बात कर लेता हूं। प्रोसेसिंग डिवीजन कॉस्ट, प्रोसेसिंग डिवीजन की भी कॉस्ट इस तरीके से वेरिएबल है और फिर फिक्स्ड है। ओके जी, वेरिएबल कॉस्ट इसकी हैं वो पर गैलन है। अब हमारे पास यहाँ पे 200 गैलन है जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट भी करना सीखा है। तो 2 लाख गैलन हैं, मल्टीप्लाई बाय पर गैलन हमें कॉस्ट जो है वो यहाँ पे दी गई है, वेरिएबल 0.2 और फिक्स्ड 0.4। तो मैं इनके साथ इनको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.2 के साथ, और 2 लाख गैलन्स को मल्टीप्लाई करूंगा 0.4 के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 40,000, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी 80,000, और इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ जाएगा जी 1,20,000। और जब मैंने इन दोनों कॉस्ट को कैलकुलेट किया तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई, मेरे पास 1,40,000 और 1,20,000, 2,60,000 की। और जब मैंने रेवेन्यूज 4,20,000 में से 2,60,000 को माइनस किया तो मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम आ गई। ऑपरेटिंग इनकम जो है वो मेरे पास आती है 1,60,000 की। जब मैं 4,20,000 में से 2,60,000 को 4,20,000 में से 2,60,000 को माइनस करूंगा तो ये मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी, दैट इज 1,60,000। इन दिस वे आई कैन हैव माय इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ये मैंने इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो इस तरीके से बना दी। अब मैं देखता हूं जी रिक्वायरमेंट नंबर 2 मेरे पास क्या है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है मेरे पास, रिक्वायरमेंट नंबर 2
वो ये कहता है जी कि आप दोनों डिवीजन्स की क्या करो, आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अब डिवीजन्स की इनकम स्टेटमेंट बनाओ दो सूरतों में लेके, कि अगर ये चले हम लोग यार पहले कर लेते जी इनकम स्टेटमेंट, और ये है जी हमारे पास पहले हार्वेस्टिंग डिवीजन, हार्वेस्टिंग या यहाँ पे हम लोग सेंटर में एक जो है वो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हम लिखते हैं जी के हार्वेस्टिंग डिवीजन इनकम स्टेटमेंट, और फिर है जी प्रोसेसिंग डिवीजन इनकम स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले अच्छा, अब इसमें दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 क्या है जी, ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू 200% ऑफ फुल कॉस्ट। ये दो ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने कि अगर हम लोग ट्रांसफर प्राइस सेट करें 200% ऑफ फुल कॉस्ट के ऊपर तो हमारी क्या होगी, इनकम क्या बनेगी। और अगर हम लोग ट्रांसफर प्राइस सेट करें, ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, और अगर हम मार्केट प्राइस के बराबर जो है वो इसको सेट करें तो हमारे पास जो है वो क्या इनकम आएगी। सेम इसी तरीके से हम लोग ट्रांसफर प्राइस अगर सेट करें 200% ऑफ फुल प्राइस, फुल कॉस्ट, और या फिर हम ट्रांसफर प्राइस बराबर करें मार्केट प्राइस के, तो हमारे पास जो है वो इनकम क्या आएगी। ये दो ऑप्शंस में हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं जी सेल्स। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो हमें पहले चाहिए सेलिंग प्राइस। अब चूंकि हमारे हार्वेस्टिंग डिवीजन है, और हार्वेस्टिंग डिवीजन क्या करता है, रेवेन्यूज कमाता है बाय सेलिंग द क्रैनबेरीज। अब क्रैनबेरीज जो इन्होंने बेची हैं वो है जी 400,000 पाउंड्स, ये 4 लाख पाउंड इन्होंने बेची हैं। अब ये 4 लाख पाउंड जो इनकी ट्रांसफर प्राइस 200% ऑफ फुल कॉस्ट आती है, तो ये देखें जी 200% ऑफ फुल कॉस्ट, फुल कॉस्ट कितनी बनती है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फुल कॉस्ट इनकी है हमारे पास जो हमें गिवन है हमारे टेबल के अंदर, ये आप देखें ये है जी 0.1 और 0.25, तो ये बनती है 0.35, और 0.35 को जब आप 200% मीन डबल कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो आपके पास जो है वो इसकी ट्रांसफर प्राइस निकल आएगी। तो मैं ये लिख लेता हूं यहाँ पे, ये दोनों को जब हमने जो है वो प्लस किया मीन 0.1 और 0.25, तो ये हमारे पास टोटल उसकी कॉस्ट आ जाएगी, फुल कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 0.25। इनका जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया तो ये आ जाता है कि 0.35 और 0.35 का आपने 60% जो है वो आपने इसको लिया मल्टीप्लाई बाय 200% लिया, तो ये 0.7 आ जाएगी। 0.7 जो है इस सूरत में आएगी। और मार्केट प्राइस हमें दी गई है 0.60 पर जो है वो पाउंड, पर पाउंड जो है वो हमें मार्केट प्राइस भी हमें गिवन है। अब मैं क्या करता हूं, इस प्राइस के साथ जो है वो या आप इस तरह से लिख लें, ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर प्राइस मैंने दोनों सूरतों में कैलकुलेट कर ली है जो वर्किंग की सूरत में, कि 200% ऑफ फुल कॉस्ट मीन 0.1 प्लस 0.25, तो ये आ जाता है 0.35, 0.35 का 200% लिया तो 0.7 पर पाउंड आ गया, और इसी तरीके से 0.60 और पर पाउंड आ गया 0.60, दैट इज गिवन इन माय क्वेश्चन। अब मैं अगर इसके रेवेन्यूज कैलकुलेट करता हूं, रेवेन्यूज, तो वो मैं किस तरीके से लिखूंगा, रेवेन्यूज इज इक्वल टू, या जगह जी 400,000 तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.7 के साथ, 0.7 के साथ, और फिर क्या करूंगा 0.6 के साथ, तो दोनों के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अलग-अलग से, तो ये मेरे पास रेवेन्यूज आ जाएगा।
तो 4 लाख को 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी 2,80,000 का मेरे पास जो है वो रेवेन्यू आ गया, और 4 लाख को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2,40,000 का रेवेन्यू आ गया। ये मेरे पास रेवेन्यूज की फिगर आ गई। अब इसमें से मैं लेस करूंगा कॉस्ट को। कॉस्ट में से मैंने पहले करनी है वेरिएबल कॉस्ट। लेस कॉस्ट अगर मैं करता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? अब वेरिएबल कॉस्ट इस लिहाज से और इस लिहाज से, दोनों लिहाज से एक ही वेरिएबल कॉस्ट है, जिसमें हमारे पास जो है वो एक तो क्या है जी 4 लाख को मैं एट द रेट वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट क्या करूंगा 0.10, और जब मैंने 4 लाख को 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी 40,000, और इसी तरीके से यहां पे भी आ जाएगा जी 40,000। और फिर मैं लिखूंगा फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट एट द रेट 0.25, ये यहां पे जो मैंने लिखी हुई है, तो 0.25 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी 1 लाख, और इसी भी लिहाज से यहां पे भी आ जाएगा जी 1 लाख। अब मैं करता हूं जी टोटल कॉस्ट, टोटल डिवीजन कॉस्ट, डिविजनल कॉस्ट। ओके, अब इसकी कॉस्ट आ जाएगी 1,40,000, और इसी लिहाज से 1,40,000। यहां पे मैं लिखूंगा जी डिविजनल इनकम। इसकी 2,80,000 में से 1,40,000 निकाला तो 1,40,000 डिविजनल इनकम आ गई इस केस में। 2,40,000 में से 1,40,000 माइनस किया तो 1 लाख डिविजनल इनकम आ गई इस सिचुएशन में। अब इसी लिहाज से हम लोग यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम ये कहते हैं यहाँ पे हमने जो ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट की थी दैट वाज 0.7, और इसी लिहाज से यहाँ पे 0.6 थी। अब सबसे पहले हमने लिखना है जी रेवेन्यूज। अब रेवेन्यूज क्या है कि ये 2 लाख गैलन्स बेच रहा है, ये गैलन्स में आना है, मल्टीप्लाई बाय पर गैलन हमें जो रेवेन्यू दिया गया है, जो हमने पिछले वाले पार्ट में भी यहाँ पे यूज किया, दैट इज 2.10, जो हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है एट द रेट 2.10। तो 2 लाख को जब 2.10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगी जी, हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा 4,20,000 का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी 4,20,000 का रेवेन्यू आ गया हमारे पास इस सूरत में, और 4,20,000 का ही रेवेन्यू आ गया हमारे पास इस सूरत में। अब इसमें से हम करेंगे लेस कॉस्ट्स को। अब ये जो कॉस्ट हम लोग लेस कर रहे हैं, इनमें से पहली वाली एक कॉस्ट है दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग कॉस्ट। ये जो ट्रांसफर प्राइस हमने किया था इसका रेवेन्यू था, तो इसकी कॉस्ट थी। आप याद रखें कि ये वाली जो इसकी कॉस्ट है वो इसका, सॉरी, ये जो इसका रेवेन्यू है, ये चूंकि ये परचेज कर रहा है तो वो इस प्राइस पे ये सेल कर रहा है, तो इस प्राइस पे ही ये परचेज कर रहा है, तो इसके ये इसकी परचेजिंग कॉस्ट है। तो ये इसकी परचेजिंग कॉस्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ट्रेड इन कॉस्ट लिख लें आप इसको, या ट्रांसफर इन कॉस्ट लिख लें आप इसको। यहाँ पे मैं लिख देता हूं जी ट्रांसफर इन कॉस्ट, ट्रांसफर इन कॉस्ट, जो ट्रांसफर इन की हैं चीजें उनकी कॉस्ट। तो यहाँ पे 2,80,000 है, तो ये मैं लिख दूंगा 2,80,000, और इसी तरीके से ये 2,40,000 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2,40,000। और ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? ये मैंने किया जी 4 लाख का मल्टीप्लाई किया है 0.7 के साथ, और फिर 4 लाख को मल्टीप्लाई किया है 0.6 के साथ। तो इस तरीके से ये वाली जो मैंने यहाँ पे भी कैलकुलेशन की है, सेम कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे भी शो करानी है। फिर इसके बाद क्या है जी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिवीजन। ये डिवीजन की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है? तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द डिवीजन उन्होंने हमें बताया हुआ है एट द रेट है उनका, जो हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर दैट इज 0.2 और फिक्स्ड है 0.4। तो यही हम लोग जो है वो दोनों अमाउंट्स के साथ वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे एट द रेट 0.2, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे एट द रेट 0.4।
और जब आप 2 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 के साथ तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 लाख गैलन्स जो है वो आप लोग करोगे, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 लाख गैलन्स आप इसके साथ करोगे तो ये इस तरीके से आपके पास जो है वो इन दोनों की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। ओके जी, ये आ जाएगी जी हमारे पास 40,000। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 40,000। ये आ जाएगी हमारे पास 80,000। अब इनको भी मैं यहाँ पे लिखूंगा 80,000। और जब मैं इन तीनों को 1, 2 एंड 3 इन तीनों को मैं प्लस करूंगा, 2 80 को, 40 को और 80 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 4 लाख। ये आ जाएगी जी 4 लाख हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। ये 4 लाख आ गई, और इसको जब मैंने टोटल किया तो ये भी मेरे पास आ जाएगी, ये नहीं सॉरी, ये आ जाएगा मेरे पास 3,60,000। 3,60,000 ये कॉस्ट आ गई। जब ये हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, अब हम लोग लिखते हैं डिवीजन इनकम, डिविजनल इनकम। इस डिवीजन में 4,20,000 में से 4 लाख माइनस करेंगे तो 20,000 जो है वो इस डिवीजन ने इनकम कमाई है। और जब आप 4,20,000 में 3,60,000 माइनस करेंगे तो 60,000 जो है वो इस डिवीजन की इनकम बन जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास डिविजनल इनकम आ जाएगी। अब इसके बाद वो ये कहता है कि भाई आप जब डिविजनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो आप ये देखोगे 5% ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर जो है वो डिवीजन के मैनेजर को बोनस मिलता है। तो आप करें कंप्यूट, बोनस कैलकुलेट करना है बेसिकली हमने, उसके लिए हमें पहले ऑपरेटिंग इनकम चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने पहले ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट की है। अब हम लोग इसका बोनस कैलकुलेट कर लेते हैं। बोनस एट द रेट 5%, 5% के ऊपर बोनस मिलेगा। तो 1,40,000 का 5%, ठीक है ना जी। और यहां पे आ जाएगा 5% किसका, 1,40,000 का, और फिर 5% 1,20,000 का, जो हमने दोनों सिचुएशन में इनकम निकालनी है। 1,40,000 का 5% अगर आप बोनस कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाता है जी 7,000 का। और अगर आप लोग 1,00,000 का 5% बोनस कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है जी 5,000 का। इस तरीके से आप बोनस की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहां पे भी आप लोग लिखोगे बोनस एट द रेट 5%, और 20,000 का 5% एट द रेट 20,000, और फिर 5% आप लोगे 60,000 का, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 20,000 का 5% लोगे आपके पास तो ये आ जाएगा 1,000। इस सिचुएशन में जो बोनस बनेगा वो 1,000, और इस सिचुएशन में 60,000 का अगर आप 5% लोगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास बोनस 3,000। एक सेकंड जी, ये मैं लिख लेता हूं जी यहाँ पे बोनस इसका। तो जी मेरे पास यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, चले मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ जी। ये आ जाएगा जी 3,000 का बोनस आ जाएगा इस सिचुएशन के अंदर, जब हम लोग 5% ऑफ 60,000 लेंगे। 60,000 का हम 5% लेंगे तो हमारे पास जो है वो बोनस बनेगा 3,000 का। और अगर हम लोग 5% लेंगे 20,000 का तो बोनस बनेगा 1,000 का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बोनस की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आपने ऑपरेटिंग इनकम्स कैलकुलेट करनी है दोनों ऑप्शंस के अंदर, दोनों मेथड्स के तहत, और फिर आप लोगों ने इसका 5% इनकम का ले लेना है। तो आप इस सिचुएशन में जो है वो क्या बन जाएगा, बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने हमें जो है वो क्या पूछा है। वो ये कह रहा है जी कि which transfer price method will each division manager prefer? How might Crango resolve any conflict that may arise on the issue of transfer pricing? तो वो कहता है जी अगर कोई इशू अराइज होता है तो वो इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। वो रेजोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। पहली बात हम कर लेते हैं जी कि उनका जो आप कह लो कि जो
कौन सा मैनेजर कौन सी मेथड को प्रेफर करेगा, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो हार्वेस्टिंग डिवीजन मैनेजर will prefer, हार्वेस्टिंग डिवीजन मैनेजर जो है वो प्रेफर करेगा कॉस्ट प्लस 200% वाला जो था ऑप्शन, बिकॉज उसके ऊपर उसका जो बोनस बन रहा है वो 7000 बन रहा है, जो कि ज्यादा है दूसरे वाले से, इसलिए वो इसको प्रेफर करेगा। तो हम लोग जो है ये वाला फैक्ट जो है वो लिख सकते हैं अपने आंसर के अंदर कि ये जो प्रेफर करेगा वो है हमारे पास मैनेजर विल प्रेफर 200% of full cost as transfer pricing because it generates a bonus of 7,000 which is greater than his bonus of 5,000 in case of setting transfer price at market price। मार्केट प्राइस के ऊपर अगर हम ट्रांसफर प्राइस सेट करें तो उसका बोनस 5000 बनता है, लेकिन अगर हम 200+% पे करते हैं तो उसका बोनस 7000 बनता है, तो इसलिए वो इसको प्रेफर करेगा। और जो प्रोसेसिंग डिवीजन मैनेजर will prefer market price as transfer price because this method generates a higher bonus of 3,000 as compared to the bonus of 1,000 in case of 200% of full cost transfer pricing method। पहली बात तो ये रिजॉल्व हो गई कि कौन सा मैनेजर जो है वो किस मेथड को प्रेफर करेगा, ये हम लोगों ने देख लिया। तो जाहिर है साफ सी बात है कि जो मैनेजर का प्रॉफिट जिसमें ज्यादा होगा, वो वाला जो जिसमें बेनिफिट ज्यादा होगा, वो उसको जो है वो प्रेफर करेगा। अब कंपनी जो है वो इस इशू को अब देखें जरा को, इससे क्या हो गया है, दिस हैज क्रिएटेड एन इशू और कॉन्फ्लिक्ट। इससे जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, एक इशू बन गया है। अब उसके लिए क्या है कि अगर ये इशू बन गया है तो उसको टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग to resolve the conflict of transfer pricing, the company क्या कर सकती है, may resolve it by, क्या स्टेप्स लेके वो इसको रिजॉल्व कर सकती है कि वो बोनस ऑफ द मैनेजर्स बोनस जो है, बोनस ऑफ द मैनेजर्स may be calculated on the basis of
overall profit of the company rather than divisional profits. कंपनी जो है वो उनके इशू को रिजॉल्व कर सकती है, कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व कर सकती है, ये कह के कि भाई कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर जो है वो आपको क्या करेगी, बोनस देगी ओवरऑल रेदर देन जो है उनकी जो डिविजनल इनकम है उसकी बजाय, और मे बी गिवन additional bonus on the basis of overall income of the company in addition to the divisional bonus. डिविजनल बोनस की के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, एडिशनल बोनस भी दे सकते हैं। एक काम वो ये कर सकते हैं कि भाई वो बोनस क्या करें, ओवरऑल कंपनी की बेस के ऊपर दे दें। दूसरा क्या कर सकते हैं कि वो डिविजनल की बोनस के साथ साथ ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर भी एडिशनल बोनस दे दें। उससे क्या हो जाएगा कि गोल कॉन्ग्रेंस जो है वो इंप्रूव करेगी। This will improve the goal congruence. ये गोल कॉन्ग्रेंस को प्रमोट करेगी, इंप्रूव करेगी। ओके, दूसरा क्या है, अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो दे मे लेट द मैनेजर्स to negotiate the transfer price on their own. वो उनको इजाजत दे सकती है कि भाई आपस में आप क्या करो, निगोशिएट कर लो। जब वो निगोशिएट करेंगे, however this negotiation, this should be renegotiate every year. वो आपस में निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये नेगोशिएशन एक ही दफा के लिए नहीं होनी चाहिए, ये बार बार होनी चाहिए। इट शुड बी रिपीटेड, इट शुड बी रीनिगोशिएट एवरी ईयर। उनको हर साल जो है वो हर साल के डाटा की बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं, रीनिगोशिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आखिरी वाला क्या है कि dual pricing method can be used. Pricing method can be used. जो dual pricing method है वो हम लोग यूज कर सकते हैं कि भाई उनसे कहें कि आप ऐसे करो, आप अपनी जैसे जैसे इसमें है, आप अपनी एग्जांपल में देखें जरा कि ये कह रहा है कि मार्केट प्राइस लगानी है, ये कह रहा है कि 200% फुल कॉस्ट प्राइस लगानी है। तो इसलिए आप उसको कह सकते हैं कि आप मार्केट प्राइस लगा लो, आप क्या कर सकते हो, आप कॉस्ट प्लस प्राइस लगा लो। दोनों अपनी अपनी प्राइस जो है वो आप सेट कर सकते हैं, अलग अलग से आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं, डुअल प्राइस यूज कर सकते हैं। मींस हार्वेस्टिंग डिवीजन may use cost plus pricing and processing division may use market price. वो डुअल प्राइस यूज कर सकते हैं अपने अपने तौर पे अपने अपने डिवीजन्स में। लेकिन इशू क्या बनेगा, इसका एक प्रॉब्लम भी है। हाउएवर कॉस्ट प्लस
margin pricing will will create a problem of cost controllability. कॉस्ट कंट्रोलेबिलिटी की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी जब हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यूज करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, डिवीजन का जो मैनेजर है वो कॉस्ट के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करेगा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं करेगा और उसकी वजह से कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगी। ये बेसिकली उसकी जो है वो रीजंस हो सकती हैं और ये 3 मेथड्स या 3 पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि उनके जो आप समझ लें कि कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इन दिस वे यू कैन हैव ऑल ऑफ योर कैलकुलेशंस एंड डिस्क्राइब योर सॉल्यूशन और आप उसको जो है वो इसको एवेलुएट कर सकते हैं कि इस तरीके से ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो कैसे डिविजनल परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट करती है। होप सो आप लोग जो है इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे।